आप तमामी नाज़रीन हाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मानो इंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन सेट 7 को। और इससे पहले टोटल हमारे 6 सेट्स हो चुके हैं जिसमें हम इंग्लिश और जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात को हल कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें 6 पार्ट्स को तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छे हैं। और उसी बेस पे हम चल रहे हैं कि जो कि मानो में आपका एग्ज़ाम सिलेबस है। तो आप अगर कंटिन्यू इस सेट को देख रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक तरह के लेवल पे होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे आप मॉडल टेस्ट के तौर पे लीजिएगा। आप अपने आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, फिर लास्ट में मेरे आंसर देखिएगा और आउट ऑफ 15 कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम ये 15 का सीरीज़ लेके आए हैं। तो आउट ऑफ 15 कितने करेक्ट होंगे वो आपको आंसर करना है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप ये रीडेबल पीडीएफ को कहाँ देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं उसका अभी लिंक दूंगा, उस लिंक के थ्रू इस पीडीएफ को डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये जनरल इंग्लिश का है जो आपके 10 मार्क्स होंगे। तो अगर आप जितना मैं करा रहा हूँ 10-20 सेट्स करा दूंगा, यानी 4 या 500 क्वेश्चंस करा दूंगा, तो इससे बाहर से आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। विच वन ऑफ देम इज़ अ नेगेटिव मीनिंग वर्ड, इनमें से कौन सा एक नेगेटिव मीनिंग वर्ड है, यानी जिसमें मनफी माना, जिस वर्ड लफ्ज़ में मनफी माना पाया जा रहा हो, कौन सा एक है। अप्लाइड है, सूटेड है, अनएक्सपेक्टेड है या चेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप आंसर करने की कोशिश कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो कोई भी आप मानू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके ग्रुप में कोई ऐसा, आपके मोबाइल में कोई ऐसा ग्रुप हो जो मानू के प्रिपरेशन से रिलेटेड है, तो वहाँ तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए कि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ बताइए कि इसका राइट आंसर होगा कौन सा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर मनफी माना पाया जा रहा है, कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ नकारात्मक मिल रहा है, आपको ये बताना है। अप्लाइड है, सूटेड है, अनएक्सपेक्टेड या चेंज। तो अप्लाइड ये आपका पॉजिटिव है, सूटेड आपका पॉजिटिव है और अनएक्सपेक्टेड ये आपका जो है निगेटिव है। क्योंकि एक्सपेक्ट करना, किसी से एक्सपेक्ट बोलते हैं, एक्सपेक्ट मीन्स किसी से उम्मीद रखना है, किसी से उम्मीद आशा लगाए रखना। क्या आशा, हिंदी में बोलते हैं इसको आशा, ठीक है। किसी से आशा लगाना, उम्मीद लगाना, उसे एक्सपेक्ट बोलते हैं। लेकिन उसी को जब हम निगेटिव बनाते हैं तो अन लगा देते हैं, तो ये निगेटिव का मीनिंग दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप किसी बुक से तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तभी आप समझ सकते हो, वरना आपको किसी बुक में ये क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये मतलब मालूम है एक तरह का, चूँकि ये ट्रेनिंग कोर्स में अब आ रहे हैं तो आपके माइंड को चेक किया जाएगा कि आपके माइंड कितने तरीके से काम कर सकता है। तो ये बिल्कुल मीनिंग जो के अकॉर्डिंग जो निगेटिव मीनिंग दे रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है। अप्लाई माने मतलब अप्लाई करना, सूटेड माने होता है ना कि ये चीज़ आप पे सूट कर रही है, अच्छा लग रहा है। चेंज माने बदलना, तो यहाँ निगेटिव माना जो पाया जा रहा है वो ऑप्शन 3 है। इतना डिफाइन करने के बाद भी अगर कोई डाउट आप लोग का रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं वहीं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर देखूँगा डिटेल इन्फॉर्मेटिव है तो मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को समझाने की कोशिश कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर, आई हैव डैश पेन। तो डैश की जगह पे क्या आएगा, आएगा, एन आएगा, द आएगा या कोई नहीं, नन। तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है, ए एन और द फिल करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ए एन आप अगर वावेल कॉन्सोनेंट समझते होंगे, तो अगर आपको वावेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ आपको पता चल जाएगा ए भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ आंसर बता रहा हूँ, नेक्स्ट मैं सेट लेकर आऊँगा, वहाँ पे उसमें मैं वावेल, कॉन्सोनेंट, उसके टाइप्स और उसके प्रोनाउंसिएशन जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दाखिल करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आई हैव अ पेन, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड देखते, थर्ड नंबर देखते हैं। फूड इज़ फिनिश्ड, व्हाट टाइप सेंटेंस इज़ इट। फूड इज़ फिनिश्ड ये अंग्रेज़ी का एक जुमला है, ये किस टाइप का जुमला है ये पूछा जा रहा है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूछा जा रहा है, किस टाइप का सेंटेंस है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट सेंटेंस है या इनडायरेक्ट है। तो क्या है ये, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस है यानी मारूफ जुमला है, पैसिव सेंटेंस है या मजहूल जुमला है, डायरेक्ट सेंटेंस है या इनडायरेक्ट है। तो क्या है, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये आपका एक्टिव पैसिव जो सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या होगा ये। तो बिल्कुल फूड इज़ फिनिश्ड जो है ये आपका पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। पैसिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो पता नहीं चलता है। जिस तरह फूड इज़ फिनिश्ड, खाना ख़त्म हो गया है, खाना ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म करने वाला कौन है, पता नहीं चल रहा है। तो जिसमें
करने वाला पता ना चले, उसे हम पैसिव रखते हैं, मजहूल जिसको उर्दू में बोलते हैं। तो इस तरह ऑप्शन 2 ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है he went home didn't he, what type sentence is it। ठीक है, ये एक सेंटेंस है he went home didn't he, तो ये किस तरह का सेंटेंस है आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शंस यहाँ पे नीचे हैं कि ये क्वेश्चन टैग है या फिर नैरेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन टैग है या नैरेटिव है या सिंपल सेंटेंस है या एरर सेंटेंस यानी गलत सेंटेंस है, त्रुटि मतलब वाक्य है ये। तो क्या है ये, ठीक है, he went home didn't he, तो इस तरह का जो सेंटेंस बनता है उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, अगर आपका पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चनर सेंटेंस होगा वो आपका निगेटिव होगा। जिस तरह यू डोंट नो मी, ठीक है, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। डू यू, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डू यू। तो जो अगर पॉजिटिव है उसका जो पहला सेंटेंस, तो सेकंड जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा, एक चेंज करके आता है, क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मानू में आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस घुमा के रिलेट करके कहीं न कहीं से पूछता है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि उन तमाम एरिया से क्वेश्चंस लाऊँ जहाँ से कि आपके 10 नंबर आपके हाथ में आ जाए। एटलीस्ट आपको 8 तो लाना ही है, 10 में से आउट ऑफ 10 8 तो आपको लाना ही है। ठीक है, 8 प्लस अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 8 तो लाइए ही। ठीक है, मैं तैयारी इसी वजह से करा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा। विच वन ऑफ देम इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इनमें से ये बताना है कि सेकेंड फॉर्म मतलब कौन सा सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, पास्ट फॉर्म जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म वर्ब का क्या है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, 3 फॉर्म होती हैं। तो आपको सेकेंड फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा है, गॉन है, ईट है, निव है या इंगेज। तो आप लोग ज़रूर इसके आंसर कीजिए और लास्ट में बताइएगा कि आउट ऑफ 15 कितने आपके करेक्ट्स हुए। ठीक है, तो बिल्कुल एक गॉन जो है ये आपका थर्ड फॉर्म है, ईट जो है ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, न्यू जो है ये आपका सेकेंड फॉर्म है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो KNEW जो है ये फर्स्ट इसका जो आएगा KNOW, नो, न्यू, नोन। ठीक है, तो न्यू जो है इसको न्यू पढ़ेंगे, KNEW न्यू। न्यू मीन्स जाना, इंगेज कर देना, मसरूफ़ कर देना। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, गॉन जो थर्ड फॉर्म है, ईट जो है ये भी फर्स्ट फॉर्म है और न्यू जो है सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कहा जा रहा है चूज़ द राइट स्पेल्ड वर्ड, इसमें से राइट स्पेल यानी सही स्पेलिंग वाला जो लफ्ज़ है उसे आपको चुनना है। कॉमेडी है, एंग्री है, स्कूल है, मैथमेटिक्स है। तो कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, आपको ये चुनना है। और मालूम है मैं देख रहा हूँ कि राइट स्पेल्ड वर्ड के रिलेटेड कई मरतबा एग्ज़ाम आ चुका है। 2018 में भी मैं जब एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे भी, और आई थिंक कि इस बार भी आया है और इससे पहले भी आया हुआ था राइट स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड। तो ये आता ही है। ठीक है, तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वोकैबुलरी आप अच्छे से याद कीजिए, उसके स्पेलिंग को अच्छे से याद कीजिए, वरना स्पेलिंग आपको नहीं पता है तो आप मिस्टेक कर जाएंगे, जिस तरह अभी आप यहाँ मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आंसर बता दूँ। 6 का जो करेक्ट होगा वो आपका कॉमेडी है। ठीक है, COMMITTEE, ये कॉमेडी जो है बिल्कुल राइट स्पेल्ड वर्ड है। एंग्री में जो है स्पेलिंग उसकी सही ANGRY, एंग्री। ठीक है, और स्कूल में ई नहीं है, SCHOOL, स्कूल है। और मैथमेटिक्स में जो आपका है MATHEMATICS, तो ई जो है ई आपका उसमें नहीं है, देखिएगा MATHE होना चाहिए, ई नहीं है, इस वजह से आपका भी गलत है। तो ये थोड़ा मतलब माइनर मिस्टेक की वजह से आपका, वरना तो कितने लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पेलिंग तो सही है, सही नहीं है, उसमें ई नहीं है। ठीक है,
इस वजह से मैं उसको डाला हूँ कि कॉमेडी और मैथमेटिक्स अगर आपको स्कूल एंग्री का पता भी होगा तो इसमें और इसमें आप फंसते। तो ये कन्फ्यूज़न के लिए 2 डाला गया था, लेकिन इसमें जो फर्स्ट है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, विच वन ऑफ देम इज़ द सेम मीन ऑफ फॉस्टरिंग। एक वर्ड है इंग्लिश का फॉस्टरिंग कि उसका मीनिंग क्या है और उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि इस वर्ड से मिलता हुआ कौन सा एक वर्ड है जो इसके मीनिंग में आएगा, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्ट्रॉइंग है, नर्चरिंग है, कंजप्शन है या एजम्पशन है। तो क्या है फॉस्टरिंग? मैं बताया हूँ कि अगर कभी भी सिनोनिम पूछा जाए तो उस सिनोनिम वर्ड के मीनिंग को आपको समझना है, उसके बाद ये ऑप्शंस जितने हैं उसके मीनिंग्स को आपको समझना है। इसी वजह से इंग्लिश का वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंग्लिश का वोकैबुलरी प्लस इंग्लिश ग्रामर, ये आपका अगर मजबूत है तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ग्रामर मजबूत है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में मिस्टेक नहीं करेंगे, सेंटेंस को अच्छे से पहचानेंगे। और अगर वोकैबुलरी मजबूत है तो आप पे सिनोनिम्स हो जाएगा या फिर मीनिंग जो होंगे उनको अच्छे तरीके से आप सही से कर पाएंगे। चलिए, फॉस्टरिंग के माने होता है देखभाल करना या परवरिश करना, ठीक है, या मतलब देखभाल, परवरिश, नस्ल अफजाइश, इस तरह के माने में ये लिया जाता है। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, ये नर्चरिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्चरिंग, ठीक है। परवरिश, नस्ल अफजाइश बोलते हैं, नर्चरिंग हो जाएगा। कंजम्पशन कहते हैं किसी चीज़ को कंज्यूम करना, मतलब एक होता है प्रोड्यूस करना, फिर दूसरा कंज्यूम करना। प्रोड्यूस पैदा करना, कंज्यूम ख़त्म करना यानी खर्च करना। एजम्पशन कहते हैं एक तरह का मफरूज़ा, किसी चीज़ को सपोज़ कर लेना, फ़र्ज़ कर लेना, मान लेना। तो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है, इसे भी आप कोशिश कीजिए कि याद कर लें। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए लेकिन इसमें से कोई सा वर्ड आपको उठा के दे दिया जाए, लेकिन आप पूरी तरह समझे रहेंगे तो आपके लिए वहाँ पे ये मदद करेंगे सवालात। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, व्हाट टाइप वर्ड इज़ पुट ऑन। एक वर्ड है पुट ऑन, यह किस तरह का वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड है, कैसा वर्ड है, हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फ्रेज वर्ब है। तो क्या है ये, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फ्रेज वर्ब। नाउन नहीं होगा, ठीक है। प्रोनाउन, जब नाउन नहीं है तो ये नाउन। प्रोनाउन की डिफिनेशन अगर नहीं पता है तो देखिए, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। तो नॉन प्रोनाउन ये होता है कि जो किसी चीज़ के बारे में बताए तो वो सिंगल ही होता है, डबल नहीं होता है। वर्ब जो होता है वो भी सिंगल होता है। फ्रेज जो होता है ये 2 वर्ड को मिला करके एक अपना वर्ब फॉर्म तैयार करता है, तो ये फ्रेज वर्ब हो जाएगा। पुट ऑन जो है ये फ्रेज वर्ब है। पुट ऑन का मतलब पहनना, टेक ऑफ उतारना। तो इस तरह पुट ऑन जो है पहनने के बारे में होता है, तो फ्रेज वर्ब भी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आई डैश हेल्प यू। तो यहाँ पे विल आएगा, शैल आएगा, वुड आएगा, शुड आएगा, क्या आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है ये। अब जो कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे वो गलत करेंगे, जो ग्रामर पे ध्यान देंगे वो सही करेंगे। चलिए पहले बता दूं, ये विल है, इसका जो पास्ट फॉर्म यूज़ होता है वो वुड होता है, शैल है, शुड होता है। तो आपका दिमाग ये 2 तो आप एलिमिनेट कर देंगे, वैसे ही 3-4 बचेगा विल या शैल। तो मैं बताना चाहूँगा आपके स्पोकन में दोनों चलता है और मोस्टली स्पोकन में ज़्यादातर विल ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जब कभी भी आप कहीं भी एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आपके स्पोकन ग्रामर से नहीं चलेगा, बल्कि वो आपके इंग्लिश रिटन ग्रामर से चलेगा। तो राइटिंग का जो ग्रामर है वो वहाँ के हिसाब से आई शैल प्रयोग होता है, ठीक है। तो आई शैल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विल पे मत जाइएगा। ग्रामर जो आपका काम करेगा वो आपका जो राइटिंग ग्रामर है उस पे काम करेगा। तो राइटिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जो 2 में शैल कहा जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा था एग्जाम्पल ऑफ जेरेंट फॉर्म इज़, यानी एक जेरेंट फॉर्म भी होता है। जैसा मैं बताया हूँ कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसी में एक जेरेंट फॉर्म आता है। तो जेरेंट फॉर्म क्या होता है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि इसमें से जेरेंट फॉर्म कौन सा है। आपके ऑप्शंस है इंग्लिश है, इंजीनियर, बिल्डिंग, नोटा। नोटा अगर कहीं भी आए तो इसका पूरा मतलब होता है नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं, ना इंग्लिश है, ना इंजीनियर, ना बिल्डिंग।
कोई नहीं। तो बताइए जेरेंड फॉर्म क्या है। अब मैं बता दूं कि जेरेंड फॉर्म उसे कहते हैं जिसके वर्ब के लास्ट में, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जिस तरह BUILD, ठीक है। बिल्ड माने बनाना, इस तरह घर बनाना, ठीक है। जैसा मैंने यह घर बनाया है, आई बिल्ट दिस हाउस, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग जो है आपका नाउन और ये जो जेरेंड है दोनों होता है। तो यहाँ पे जेरेंड के अकॉर्डिंग आपका ये सही हो जाएगा बिल्डिंग, ठीक है। कंटिन्यूअस जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आई हैव बीन स्टडीइंग डैश 2 o'clock। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, सिंस फॉर ऑफ इन, सिंस फॉर ऑफ इन। चलिए सोचिए, तब तक मैं इसको डिफाइन कर दूँ थोड़ा सेंटेंस। आई हैव बीन स्टडीइंग, यहाँ पे सिंस फॉर में से क्या रहेगा वो बताना है आपको। देख लीजिए सेंटेंस जो आपका है आई हैव बीन स्टडीइंग, इसमें 2 ज़माना पाया जाता है। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आपका है कि इसमें एक ज़माना तो गुजर चुका हो, यानी माजी से ये काम चलता हुआ आ रहा है। इसके लिए मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, 2 ज़माना पाया जाता है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा, तो देखिए अगर टाइम यहाँ पे निश्चित होता है, ठीक है, मतलब मुतय्यन वक्त निश्चित समय हो, तो वहाँ के लिए हम सीन्स लगाते हैं। यहाँ पे 2 o'clock एक निश्चित समय है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे सीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए 2 आता है। तो मैं बता दूँ कि अगर यहाँ पे आई हैव बीन स्टडीइंग 2 hours, अगर कह दें आई हैव बीन स्टडीइंग 2 hours, तो यहाँ पे 2 hours लिख देगा, तो यहाँ पे हो जाता है डायरेक्ट आपका फॉर। अगर टाइम निश्चित ना हो तो फॉर, अगर टाइम निश्चित हो मुतय्यन हो तो सीन्स लगाते हैं। तो यहाँ पे टाइम फिक्स है एकदम 2 बजे, 2 बजे घड़ी जो है वो 2 बजे, तो इसका मतलब वो सीन्स लगेगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर अभी नहीं समझ में आया हो सीन्स फॉर का तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा कि थ्योरी के थ्रू आपको समझा दूँ। तो 11 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग डैश द ग्राउंड, तो डैश के जगह पे क्या आएगा, आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, जो इन है, एट है, ऑन है या ओवर है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस फिल करना है। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग डैश के जगह पे क्या आएगा, ग्राउंड, द ग्राउंड। तो क्या फिल करेंगे आप, इन, एट, ऑन, ओवर। तो चलिए एट तो मैं बता दे रहा हूँ, एट, ओवर नहीं आएगा, इन और ऑन में से क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डायरेक्ट इसका इन होगा, क्योंकि ये जो प्लेग्राउंड यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, सपोज दैट ये आपका एक तरह का स्टेडियम क्रिकेट प्लेग्राउंड है। बहुत अच्छी तस्वीर नहीं बन पा रही है बहरहाल। तो ये प्लेग्राउंड है, तो इसकी एरिया जो होती है ना, ये एरिया जो होता है रकबा एक तरह का फेंस्ड होता है, महदूद होता है, सीमित होता है। तो जब सीमित जगह के लिए हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो इन का प्रयोग होता है। जब असीमित जगह के लिए हम बोलते हैं, असीमित मतलब है अनलिमिटेड लैंड के लिए, कि कोई ज़मीन की कोई हदबंदी नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक, तो ऑन का प्रयोग होता है। तो वहाँ पे हम हदबंदी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो वो इन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल उसका 12 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द सिनोनिम ऑफ फेम इज़, कि फेम का मीनिंग क्या है, रिजिडिटी है, पब्लिसिटी है, क्यूरियस या फ्रेम। तो फेम का पहले आपको मीनिंग समझना होगा। फेम के मतलब होता है एक तरह का शोहरत, प्रसिद्धता, ठीक है, चर्चा। तो रिजिडिटी माने कहते हैं कट्टरपंथी, कठोरता। पब्लिसिटी शोहरत के माने में होता है, चर्चा के माने में। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यूरियस माने एकदम बेचैन होना, उतावला होना, एक्साइटेड होना। फ्रेम करना, किसी चीज़ को महदूद कर देना। सपोज दैट ये आपका है और यहाँ आपका फ़ोटो अगर लगाया जा रहा है तो इस फ़ोटो को फ्रेम कर दिया गया। एरिया जो है फ्रेमिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की हदबंदी कर देना, तो फ्रेम इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री इज़ स्लैश और देयर, की मतलब डिग्री कितने तरह के होते हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में दिया गया है। 1 में जो है 1 है, 2 में 3 है, या फिर 3 में 5 और 4 में 7।
तो कितने हैं डिग्रीज़, तो चलिए डिग्रीज़ आपके जो हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 डिग्री हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है मानू में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बना हुआ है और एग्जांपल के थ्रू पूछा गया है कि पॉजिटिव दे देगा ऊपर और आपको पूछेगा कि इसका कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता सारे पोर्शन को इसमें दाखिल करूँ। तो बिल्कुल ये 3 इसके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 2 में 3 बताया जा रहा है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि डिग्री के 3 फॉर्म्स हैं, 3 किस्में हैं उसकी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। जैसा कि बोलते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव, बेस्ट सुपरलेटिव, ये एक मुख्तसर एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं और वो लास्ट होगा। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मानू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसलिए कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा डेली कंटेंट मिल जाता है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जिस तरह क्वेश्चंस की मानू में आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 नंबर देखते हैं। मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, व्हाट टाइप सेंटेंस इज़ इट। मैन इज़ मॉर्टल कहते हैं, इसका उर्दू तर्जमा होगा आदमी जो है फ़ानी है, ठीक है, आदमी फ़ानी है। तो ये जो सेंटेंस जो है कैसा सेंटेंस है, किस तरह का, नेगेटिव है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, फ्रेज वर्ब है या कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो उससे ये आपका कॉम्प्लेक्स आया। तो क्या है बताइए, मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, बताइए क्या करेक्ट होगा, नेगेटिव, यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्रेज वर्ब, कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेज वर्ब को भी हम समझ लिए, वर्ब को समझ लिए, नेगेटिव को समझ लिए। आप दोनों पार्ट्स देखे होंगे तो आपको कहीं न कहीं ये सारे क्वेश्चंस मिले होंगे, लेकिन एक वर्ड है इसमें जो नया दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 3 ऑप्शंस के बारे में आपको अच्छे से आइडिया हो और एक ऑप्शन ऐसा हो जिसके बारे में आइडिया ना हो, ना पता चले क्या है, तो कभी कभी वही आपका आंसर होता है। ये भी एक ट्रिक है आंसर करने का। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ उसे कहते हैं जो सेंटेंस या जिस चीज़ का माना एकदम ऑथेंटिक हो, उसमें कोई बदलाव हो ही ना। जिस तरह आदमी का मरना यकीनी है, हर कोई मरेगा, दुनिया का हर इंसान इसे तस्लीम कर रहा है। तो मैन इज़ मॉर्टल ये एक सेंटेंस है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ 15 क्वेश्चंस रहे हैं और ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है, जहाँ से आपको PDF मिलेगा। ये मैं मानू से BEd परसू कर रहा हूँ और ये सीटेट बोर्ड पेपर क्वालिफाइड। मेरे यूट्यूब का चैनल लिंक जो है ये आपको मेरे यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा और आपको जो PDF अभी आप पढ़े हैं ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ जाइए, आप गूगल पे जाकर डायरेक्ट इसको टाइप कर दीजिए a2zinfo124.blogspot.com। तो वहाँ से आप डायरेक्टली PDF पढ़ सकते हैं। वहाँ जाने के बाद सर्च बॉक्स मिलेगा, सर्च बॉक्स में आप डाल दीजिएगा ये वाला नेम, ठीक है, मानू एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन सेट 7 डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन वहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।